हेलो एवरीवन। हम लोग करने वाले 5 बेहतरीन क्वेश्चन और उस 5 क्वेश्चन के जरिए 5 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करेंगे तो एकदम पावर पैक होने वाला है। पूरे 11-12 के चैप्टर कंबाइंड से 5 सवाल हमने सेलेक्ट किया है और इसी तरह से रैंडम 5 टॉपिक का रिवीजन आपका हो जाएगा इस 5 सवाल के जरिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम नया तरीके से अपने टॉपिक का रिविजन करते हैं। कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि टू इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए एंड बी विद देयर मोमेंट P1 एंड P2 रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। फाइंड द फोर्स ऑन बी ड्यू टू 1। फोर्स निकालना है। देखो सबसे पहली बात होता है कि पहला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। आप जानते हैं कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है कि वर्क डन पाथ क्लोज पाथ जीरो हो जाता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है और साथ ही साथ जो फोर्स लगता है उसको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और कंजर्वेटिव फोर्स कैसे निकालते हैं तो ये निकालते हैं -du/dr निकालते हैं। ये बात जानते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो दिया है, पोटेंशियल एनर्जी का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा फोर्स का वैल्यू कितना यहाँ पे लग रहा है। पहली बात। दूसरा बात ये होता है कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे तो डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -P होता है, E होता है और ये कितना हो जाता है cos थीटा हो जाता है। क्लियर है, ये होता है इसका वैल्यू। डाइपोल 2 जो दिया है वो डाइपोल 1 के किस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में दिया है। डाइपोल 1 का फील्ड यहाँ दिया है तो ये पॉइंट इसके लिए कौन सा हो जाएगा, राइट बाइसेक्टर हो जाएगा। और राइट बाइसेक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिधर डाइपोल मोमेंट है उसके अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, K हो जाएगा, P1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, R³ हो जाएगा। K P1 बाई कितना हो जाएगा, R³ हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ फील्ड एट द सेकेंड डाइपोल। तो अब अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू लिखेंगे, U का वैल्यू, तो सेकेंड वाले का डाइपोल मोमेंट कितना दिया है, P2 दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया है और cos का वैल्यू कितना हो जाएगा, P2 ऊपर की तरफ, फील्ड नीचे की तरफ है तो cos का वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे फील्ड का वैल्यू। तो फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में हम लोग को एंगल देखना पड़ता है तो कितना हो जाएगा, -P2E हो गया। और ये जो वैल्यू दिया cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया P2। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया है, तो ये वैल्यू दिया K P1 बाई कितना दिया है, R³ दिया हुआ है। सो द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो ये वैल्यू होगा K P1 P2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, R³ हो गया। ये तो हुआ मेरा फर्स्ट स्टेप हुआ। अब सेकेंड स्टेप निकालना है फोर्स का वैल्यू। देन हाउ वुड यू गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस डाइपोल। तो फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एनर्जी का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे R के फॉर्म में है तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, -du बाई कितना हो जाएगा, dr। ऑल्दो पार्शियल डेरिवेटिव होता है लेकिन करते समय तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन होता है, वही करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, K P1 एंड P2 है, बाहर हो जाएगा और डिफरेंशिएशन कितना का करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 1/r⁻3। ये ऊपर जाके R की पावर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन करते समय -3 से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे और साथ ही साथ कितना होगा, R की पावर -3 और -1 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, -4 हो गया ना। तो फोर्स का जो वैल्यू हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा K P1 P2 हो जाएगा, 3 यहाँ पे लगा है और नीचे में कितना हो जाएगा, R⁴ हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 कोएफिशिएंट लगा हुआ है, K का वैल्यू भी पुट कर दो। सो द वैल्यू ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू 3 P1 P2 डिवाइडेड बाई 4πε0 R⁴। मतलब यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर मुझे कौन आंसर आता हुआ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर दिख रहा है, R⁴ है, 3 P1 P2 है। तो ये होता है कि जब राइट बाइसेक्टर पे रखा हुआ है तो 3 P1 P2 हो जाता है। और अगर यही डाइपोल कहाँ पे रखा होता है, यही इसकी एक्सियल पोजीशन पे रखा होता है तो उस केस में कितना होता है, 6 P1 P2 बाई 4πε0 R⁴ होता है। याद रखिएगा जो फोर्स इस केस में इसका डबल हो जाएगा अगर हम सिचुएशन कहाँ कंसीडर करते हैं, एक्सियल पोजीशन पे कंसीडर करते हैं। तो डाइपोल की वजह से राइट बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो राइट बाइसेक्टर की भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू K P1 P2 बाई R⁴ होता है। यही एक्सियल पे बात करते थे तो कितना हो जाता है, ट्वाइस हो जाता, ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द राइट बाइसेक्टर पोजीशन होता है। तो ये था हमारा डाइपोल के बारे में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया है कि द रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर शोन इन द फिगर। पहली बात तो समझिए वोल्ट मीटर होता है, इसका काम क्या करते हैं, इसका काम होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का। दूसरा कि आइडियल अगर वोल्ट मीटर दिया है, कैसा दिया है, ये वोल्ट मीटर दिया है आइडियल। तो आइडियल जो होता है ना, आइडियल उसको कहते हैं जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए। वोल्ट मीटर वो होता है जो हमेशा किधर लगता है, ये पैरेलल में होता है।
वोल्ट मीटर वो होता है जो क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। समझ में आ रही बात, ये पॉइंट होता है हमारा। ये वोल्ट मीटर के बारे में इतनी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। आइडियल है तो इन्फाइनाइट है, तो यहाँ पे कंसीडर करना आइडियल वोल्ट मीटर। आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब हो गया इन्फाइनाइट रेजिस्टेंस है, मतलब इससे कोई भी करंट पास नहीं करेगा। तो ये जो वोल्ट मीटर है किसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, इस 20/3 का। तो इससे जब कोई भी करंट नहीं पास करेगा आपके वोल्ट मीटर से, तो वोल्ट मीटर जो वहाँ लगा हुआ है, क्या उसकी वजह से करंट के फ्लो में किसी तरह का चेंज देखने को मिलेगा? तो आंसर है नहीं, किसी भी तरह का करंट में चेंज देखने को नहीं मिलेगा। दिस सर्किट वुड बी समथिंग लाइक दिस। डायरेक्टली हो जाएगा 24 वोल्ट, ये कितना हो जाएगा 2 ओम, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 10 ओम, ये कितना हो जाएगा 10 ओम, और ये कितना हो जाएगा 10 ओम, और ये कितना हो जाएगा 20/3 ओम। जो आपका वोल्ट मीटर दिया है वो इस 20 ओम रजिस्टर के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी को वो मेजर कर रहा है। तो जब ये इसके क्रॉस के पोटेंशियल डिफरेंस को ये मेजर कर रहा है तो क्या हो जाएगा, देखो 20/10 10 10 का कितना हो जाएगा 10/3 हो जाएगा, ये कितना होगा 2 हो गया, और ये कितना दिया 20/3। मतलब इसका नेक्स्ट जो पार्ट बनाएंगे सर्किट का, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 20/3 हो जाएगा। ऐड देम टुगेदर, और बाहर में जो बैटरी लगा हुआ है इसका पोटेंशियल कितना लगा हुआ है, तो इसका पोटेंशियल लगा हुआ है 24 वोल्ट लगा हुआ है। दिस इज़ 2 ओम एंड दिस इज़ 10/3 ओम एंड दिस इज़ 20/3 ओम। तो R की जब बात करते हैं तो R बराबर कितना होता है, V/R में हो जाता है। V का वैल्यू हो गया 24 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, प्लस में 10/3, प्लस में कितना हो गया 20/3। 20/3 और 10/3 कितना होगा 30/3, मतलब 10 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12। तो 24 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा, तो 12 से 24 करेंगे 2 टाइम्स, तो R का जो वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू ये हो गया मेरा 2 ओम। अब इस जगह पे सॉरी ये हमारा किसका हो गया, करंट का वैल्यू हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट I। तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा मेरा, करंट का वैल्यू हो जाएगा 2 एम्पियर का वैल्यू आ गया, किसका, करंट का वैल्यू आ गया। अब बताइए यही करंट जाके फ्लो किस में कर रहा है, 20/3 में कर रहा है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो जो रीडिंग मेजर करेगा 20 ओम के क्रॉस करेगा 20/3, और V इक्वल्स टू कितना होता है, IR ना होता है। तो I का वैल्यू 2 दिया और R का वैल्यू कितना हो जा रहा है 20/3 हो जा रहा है। मल्टीप्लाई करोगे 22 जा 40 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय दिस वोल्ट मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो वैल्यू हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 3। तो की पॉइंट हमने क्या लर्न किया यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस आइडियल दिया है तो रेजिस्टेंस उसका इनफाइनाइट होगा, करंट कुछ नहीं जाता है, और उसके पैरेलल में जो कनेक्ट होता है ना उसका पोटेंशियल डिफरेंस आपका वोल्ट मीटर होता है, मेजर करके बताता है। और यही आइडियल एमीटर होता है तो उसका रेजिस्टेंस 0 होता है, कोई भी रेजिस्टेंस उसमें नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दिया है, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी टेस्ला इतना दिया हुआ है, चार्ज पार्टिकल इज हैविंग एक्सेलरेशन दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहली बात होती है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में अगर मोशन करता हो, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो मोशन की वजह से उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है, और जो फोर्स लगता है इस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, तो फोर्स की वैल्यू होती है F F का वैल्यू हो जाता है, वेक्टोरियली लिखेंगे तो लॉरेंस फोर्स Q इंटू कितना हो जाता है, V क्रॉस B हो जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो फोर्स दिया है V और B के क्रॉस प्रोडक्ट करने से हुआ, इसका मतलब होता है कि फोर्स जो दिया है यहाँ पे ये परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी होगा, और साथ ही साथ फोर्स होगा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये रहा पहला बात। दूसरा पॉइंट ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन A का वैल्यू होगा, ये कितना हो जाता है, फोर्स बाई मास होता है। मतलब जो एक्सेलरेशन है और फोर्स होता है दोनों क्या होता है, पैरेलल होता है। ये तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर। तो एक्सेलरेशन फोर्स के पैरेलल है, एक्सेलरेशन फोर्स के पैरेलल दिया हुआ है, फोर्स परपेंडिकुलर वेलोसिटी का है, तो एक्सेलरेशन भी परपेंडिकुलर किसका हो जाएगा, वेलोसिटी का हो जाएगा ना। एक्सेलरेशन भी परपेंडिकुलर किसका हो जाएगा, वेलोसिटी का हो जाएगा, और साथ ही साथ एक्सेलरेशन भी परपेंडिकुलर किसका हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि फोर्स एंड एक्सेलरेशन बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, एंड इन दिस वे एक्सेलरेशन विल आल्सो बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसमें बात करना है कि अगर दो वेक्टर दिया है A और B तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना होता है ना, A डॉट B, तो ये वैल्यू 0 हो जाता है जब इस दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री हो जाए, एंगल का वैल्यू हो जाए अपना 90 डिग्री यहाँ पे हो जाए।
सो इफ द एंगल इज 90 डिग्री देन डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। एक और बात याद रखना है, डॉट प्रोडक्ट करते समय जब कंपोनेंट फॉर्म में दिया है, जैसे यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका आई एंड जे के फॉर्मेट में दिया है, इसके आई से इसमें आई में मल्टीप्लाई करते हैं, इसके जे से इसके जे में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस वाले केस में देखोगे आप तो यहाँ पे दिया है क्या निकालना है हमको, एक्सेलरेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट, और एक्सेलरेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर दिया है, तो परपेंडिकुलर दिया है तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। डॉट निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का आई का कोफिशिएंट 1 है, इसका कितना दिया है 12, तो ये कितना हो जाएगा 12 + 1 हो जाएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका जे का कोफिशिएंट 1 दिया है और जो एक्सेलरेशन है इसका अल्फा दिया है, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा × 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। सो द वैल्यू ऑफ अल्फा इन दिस केस इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो ये वैल्यू आ गया अपना 12 आ गया। तो बात समझ में आ रही है। यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, दैट मैग्नेटिक फोर्स वाज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फोर्स वाज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर है देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल बी इक्वल्स टू 0। तो इस केस में क्योंकि 90 है तो डॉट को 0 कर दिया, आई और जे में लिखा रहता है तो पहले के आई की कोफिशिएंट से दूसरे के आई में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले के जे से दूसरे के जे में मल्टीप्लाई करते हैं और उसके डॉट प्रोडक्ट के सम को 0 कर देते हैं। और यहाँ पे हमने ऐसा किया तो कितना हो गया, अल्फा का वैल्यू -12। तो हमने क्या सीखा, परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0, मैग्नेटिक फोर्स या फिर फोर्स की वजह से होने वाला एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, इसी वजह से डॉट किया हमने, उसको 0 से इक्वेट किया। समझ गया बात आपने। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें बोला है कि वायर इज लाइक ए पैराबोला, y² = ax/2 इट्स शोन इन द फिगर एट द इंस्टेंट द रॉड क्रॉसेस द पॉइंट 8a 0, EMF इंड्यूस्ड इन द रॉड एट दिस इंस्टेंट इज। देखो मैग्नेटिक फील्ड दिया है कैसा, इनवर्ड दिया है, वेलोसिटी दिया राइट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी पे रॉड परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड है वो भी परपेंडिकुलर है। तो हम जानते हैं EMF का वैल्यू कितना होता है, V होता है, B होता है, L होता है। अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो B हमको मालूम है, वेलोसिटी भी मालूम है, लेंथ नहीं पता है हमको, देन हाउ टू कैलकुलेट द लेंथ इन दिस केस। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन दिया है। ये रॉड यहाँ और यहाँ टच कर रहा है, इन दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को क्या बोलते हैं, रॉड का लेंथ कहते हैं ना। ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, इसमें x का जो वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू कितना दिया 8a दिया है, इक्वेशन कितना दिया है, इक्वेशन दिया है y² = दिया है ax डिवाइडेड बाई कितना दिया है 2 दिया है। ध्यान से देखना, y = x² डिवाइडेड बाई कितना दिया है 2 दिया है। अब यहाँ पे y का वैल्यू हमको निकालना है तो y² = a हो गया और x का वैल्यू कितना है 8a डिवाइडेड बाई कितना दिया है 2 दिया है। 2 से 8 को कैंसिल करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो y² = हाउ मच, तो ये वैल्यू हो जाएगा 4a²। तो y का जो वैल्यू हो जाएगा ये वैल्यू हो जाएगा ±2a, इसका वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। y² का वैल्यू कितना आया 4a², तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा +-2a आ जाएगा। क्लियर है। अब जब इसका वैल्यू +-2a आ गया, ध्यान से सुनना बात, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट कितना दिया है 8a और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2a ना हो जाएगा। वहीं पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, x कोऑर्डिनेट 8a दिया है और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -2a हो जाएगा। तो बताइए +2a और -2a के बीच के गैप को क्या लिखेंगे, 4a लिख सकते हैं। ध्यान से सुनिए एक बार और, यहाँ पे +2a और -2a के बीच का जो डिस्टेंस है, इसके बीच का जो गैप है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, +2a और -2a के बीच में, तो इसका वैल्यू 4a हो जाता है। कितना होता है वैल्यू, ये वैल्यू हो जाता है 4a। मतलब यहाँ पे L की बात करेंगे ना 4a, यही इसका कॉन्सेप्ट था। हमको लेंथ नहीं पता था, तो ये जो रॉड है इस पॉइंट पे तो कितना y कोऑर्डिनेट निकाला हमने, ये y कोऑर्डिनेट हुआ इसका निकाला, और इन दोनों के y कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस होगा यही रिप्रेजेंट करेगा इसके लेंथ को। एंड वंस वी गॉट द वैल्यू ऑफ लेंथ, तो यहाँ पे हमारा EMF E का वैल्यू कितना हो जाएगा, V हो गया, B हो गया और ये कितना हो जाएगा 4a। तो EMF का वैल्यू कितना हो जाएगा 4VBA हो जाएगा, और ये दे देगा हमें वैल्यू ऑफ EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका हो गया। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था, मोशनल EMF का क्वेश्चन था। कोई भी कंडक्टर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में अगर मोशन करता है तो उस कंडक्टर में EMF जनरेट हो जाता है। EMF कैलकुलेट करते समय हमेशा याद रखना है कि जो EMF इंड्यूस्ड का फॉर्मूला होता है VBL, इसमें वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ, ऑल दिस 3 थिंग्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सब आपस में एक दूसरे पे कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। ये सवाल दिया है हमारा, करंट थ्रू अ बैटरी एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। देखो
एक छोटा सा पॉइंट है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देखो स्टीडी स्टेट अगर लिखा हुआ है, स्टीडी स्टेट लिखा हुआ है, स्टीडी स्टेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टी का वैल्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया। तो दो सर्किट एलिमेंट होता है, कौन कौन सा होता है? एक होता है अपना इंडक्टर, एक होता है इंडक्टर। तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम इंडक्टर जो होता है ना, इंडक्टर को कैसे रिप्लेस कर दीजिए? इसको कर दीजिए आइडियल वायर से रिप्लेस कर दीजिए। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। अगर यहीं पे इंस्टीड ऑफ इंडक्टर देयर वुड हैव बीन अ कैपेसिटर, तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ये कैसा हो जाता है? दिस वन इज लाइक ओपन सर्किट। ये कैसा हो जाता है? ओपन सर्किट की तरह होता है। यहीं पे अगर हम बात करते कहाँ पे? इमीडिएटली आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, मतलब एट टी इक्वल्स टू 0 पे पूछा जाता, टी बराबर 0 पे पूछा जाता। तो 0 पे जो इंडक्टर होता है ना, बहुत रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो t बराबर 0 लगाना होता है, जहाँ पे जो इंडक्टर दिया है ना उस वाले पोर्शन को खोल कर हटा दो, तो ये कैसा हो जाएगा? ओपन सर्किट। लेकिन वही t बराबर 0 पे कैपेसिटर अगर दिया है ना, तो कैपेसिटर को आप रिप्लेस कर दीजिए आइडियल वायर से, रिप्लेस कर दीजिए कैपेसिटर को आइडियल वायर से और इंडक्टर को ओपन सर्किट से। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। तो अब यहाँ बोला है कि आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, तो ये जो दिया है इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? 0, एंड इट विल बी रिप्लेस्ड बाय एन आइडियल वायर। जब इसको आइडियल वायर से आप रिप्लेस कर देंगे तो सर्किट कैसा हो जाएगा? सर्किट वुड बिकम समथिंग लाइक दिस। ये हो गया रेजिस्टेंस, और इसके यहाँ पहुँच गए तो ऊपर भी हो जाएगा एक रेजिस्टेंस, और एक कहाँ पे हो जाएगा? नीचे भी हो जाएगा। इस तार को हमने ऐसा ज्वाइन कर दिया, ये बैटरी हमने यहाँ पे ला दिया, और ये क्या लगा दिया? एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है, और इसको लाकर हमने यहाँ पे जोड़ दिया। ये कितना हो गया? V हो गया। ये कितना हो गया? R हो गया। नाउ दिस इज 3R एंड दिस इज 6R। बोला गया कि बैटरी करंट थ्रू द बैटरी, मतलब आई करंट कितना निकल रहा है बताना है। अब तो यही चीज़ इसका कॉन्सेप्ट था कि t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम इंडक्टर कैसा हो जाता है? आइडियल वायर की तरह। तो आइडियल वायर रिप्लेस कर देना है, ये बन जाएगा 6R, और 3R का कितना हो जाता है? तो दो रजिस्टर उसके पैरेलल में R1 इंटू R2 बाई कितना हो जाता है? R1 प्लस R2। तो 6 3 जा कितना हो जाएगा? 18R स्क्वायर। नीचे कितना हो जाएगा? 9R हो जाएगा। तो वैल्यू कितना होगा? 9 2 जा 18, 2R हो गया। और यहाँ से R पहले से है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? ये वाला R प्लस 2R ये वाला हो गया। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3R हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल्स टू हाउ मच? V बाई R इक्विवेलेंट होता है। तो वैल्यू कितना हो जाएगा? V डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 3R हो जाएगा इसका वैल्यू। सो ऑप्शन नंबर 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ से हमारा लर्निंग ये हुआ कि कोई भी आपका इंडक्टर है, उस इंडक्टर को आफ्टर लॉन्ग टाइम देखते हैं तो आइडियल वायर बना देना है, सर्किट को रीड्रॉ कर देना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। इतना आसानी होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये था हमारा 5 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट जिसको हम लोगों ने किया, जिसके जरिए डाइवर्स कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन किया, एंड आई होप यू हैव लाइक्ड इट। तो इसी तरीके से डिफरेंट क्वेश्चन के जरिए इंटायर सिलेबस से रैंडमली पिक करके आपको रिवाइज कराने की कोशिश हम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय।